आप सबका स्वागत है बैंक से यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट्स कवर करेंगे 18 जुलाई का। और मैं आपका दोस्त विदाउट वेस्टिंग टाइम नेशनल अफेयर्स की तरफ ले चलता हूँ। तो नेशनल अफेयर्स में पहला न्यूज़ आ रहा है कि यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभाल रहे हैं। इन्होंने लॉन्च किया है असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल एंड एस्टेब्लिशमेंट। ये एमएसएमई के लिए किया गया है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत बोला गया कि 1,000 करोड़ रुपए की टोटल बजट रहेगा और टोटल 3 साल के लिए ये बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। कौन जो इम्प्लीमेंट करेगा आपको याद रखना है, ये भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। और इस स्कीम का काम क्या होने वाला है कि जो एमएसएमई है वो एनर्जी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट कर पाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। अब हम देखते हैं जो 1,000 करोड़ रुपए है इसको किस किस तरह से डिवाइड किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए में जो आपको मिलेगा 875 करोड़ रुपए वो मिलेगा एज अ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एमएसएमई में जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, तो जो माइक्रो एंटरप्राइज है तो स्मॉल एंटरप्राइज रहेंगे, इनको जो है 5% करके जो है इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएंगी, और जो मीडियम एंटरप्राइज रहेंगे उनको 3% करके इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएंगी। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, भाई ये इंटरेस्ट सबवेंशन होता क्या, उसके बारे में बताओ। तो इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब हो गया कि इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ माफ़ी। अगर बात करें कि आप नॉर्मल अगर बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपके ऊपर जो है 12 से 15% के ऊपर लोन लगता है ना। तो ऐसे मान लेते हो कोई एक एमएसएमई पर्सन है जो कि एमएसएमई चलाता है या एंटरप्राइज चलाता है, वो बैंक से लोन लेने गया तो बैंक बोलेगी हम आपको 12% में लोन देंगे, लेकिन अंडर दिस स्कीम उनको 5% करके, अगर स्मॉल और माइक्रो हो तो उनको 5% का ऑफ मिलेगा और मीडियम हो तो 3%। तो इसको अगर माइनस कर दिया तो टोटल 7% हो जाता है। तो अब एमएसएमई में जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज रहेंगे उनको 7% एज ए इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ना कि 12%। और जब 5% का जो ये दिख रहा है ना आपको, जो 5% जो बैंक को नुकसान हो गया है, ये जो है गवर्नमेंट देने का काम करेंगी, और उसी के लिए जो है गवर्नमेंट ने 875 करोड़ रुपए एज अ बजट रखा गया है। अब 1,000 करोड़ रुपए में 875 तो निकल गया, अब बाकी जो रह गया 125 करोड़ रुपए वो आपको यहां से मिलेगा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट सपोर्ट भी दी जाएंगी, जिसके अंतर्गत जो भी एमएसएमई हैं जो एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो उसको ढूंढने का काम करेंगी, और इसके लिए टोटल बजट जो है 50 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी से सोलर प्लांट ये सारे कुछ बना दिए अंडर दिस सेकेंड जो कंपोनेंट है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट जो टेक्निकल सपोर्ट भी दी जाएंगी, और वो दिया जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, और इसके अंतर्गत 75 करोड़ रुपए जो है टोटल बजट रखा गया है। ये हेल्प करेगा कि टेक सपोर्ट या तो जो रिपोर्ट प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है ये सारे चीज़ सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट आपको याद रखना है, और टोटल अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो 1,000 करोड़ रुपए को इस तरह से डिवाइड करके रखा गया है। फेज 1 के टाइम में के बाद बात करें तो फेज 1 में जो है 60 इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है आने वाले हैं, जिसमें आपको 14 एनर्जी इंसेंटिव सेक्टर्स मिलने वाले हैं। कौन कौन से वो आपको याद रखना है, एग्जाम यही पूछा जा सकता है। तो उसमें से आपको मिलेगा ब्रास ब्रेक्स, सिरेमिक्स, केमिकल, फिशनरी, फूड प्रोसेसिंग, फॉगिंग, फाउंड्री, ग्लास, लेदर, पेपर, फार्मा, उसके साथ स्टील, रीलोलिंग और टेक्सटाइल। तो ये टोटल जो 14 जो सेक्टर है इसका भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसके ऊपर ध्यान देना। फेज 1 में जैसे मैंने बताया कि 60 जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है इसको रखा जाएगा। उसके बाद जो फेज 2 होने वाला है उसमें और 100 ऐड करने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। ठीक है, और इसी दौरान एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जो कि आप देख सकते हो, जो कि कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम में नहीं पूछाना है। ठीक है, आपको ध्यान देने की एक पोर्टल और एक ब्राउचर भी लॉन्च किया गया है। स्कीम के बारे में जो है सारी चीज़ें बताइए, कौन इसमें एलिजिबल है कौन इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में इतना डिटेल में जाएंगे नहीं कौन इतना एलिजिबल है, क्योंकि वो पूछेगा नहीं एग्जाम में। तो बेटर है कि पीआईबी में जितना देके रखा है हम उतना ही कवर करें। पीआईबी में हमें इतना ही कंटेंट देके रखा हुआ है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में बढ़े तो इंटर ओरिएंट नेविगेशन और फिर डेक्सिम एंड पार्टनर जो कि साइप्रस बेस्ड है, इन्होंने एफडीआई के थ्रू इंडिया का जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट किया है। इन्होंने टोटल 10,000 करोड़ रुपए दिया है, और ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट एफडीआई है इन शिपिंग इंडस्ट्री 2005 के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 2005 के बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट है इन इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री। तो ये जो 10,000 करोड़ रुपए हैं, जो भी इंडिया के जो शिप्स हैं जो कि इंडिया के रजिस्टर्ड है और इंडिया का फ्लैग मतलब कि इंडिया से रजिस्टर्ड है, तो उनको इसका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही प्लान है कि इंडिया का इकोनॉमी को जो है फ्रीट इकोनॉमी के थ्रू, इनकम के थ्रू बढ़ाया जाए। तो ये टोटल जो है इंडिया का ये प्लान है, और टोटल इसके लिए जो है साइप्रस
जो बेस दो आपको फर्म्स दिख रहे होंगे, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपये देने की बात की है, 10,000 करोड़ रुपये जो इन्वेस्ट करने की बात की गई। अब फर्स्ट डे न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट डे न्यूज़ में मिलेगा इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका नाम आपको मिलेगा, प्रोजेक्ट का नाम क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डेटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन इन गुजरात। तो ये गुजरात की जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, गुजरात गवर्नमेंट की मान सकते हो, तो इन्होंने एक तरह से जेनेटिक डेटाबेस बनाने की बात की है, जो कि टैकल करेगा जो इनहेरिएंट डिजीज रहती है एमंग दी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। कौन कौन सी, जैसे कि सिक्स सेल एमोनिया हो गया, कैंसर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें कवर करने का काम करता है। अब सिक्स सेल एमोनिया के अंतर्गत जो है ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, और ये जेनेटिक बीमारी है। तो ये जेनेटिक बीमारी को रोकने के लिए एक तरह से डेटाबेस बनाया जाएगा और फिर उस डेटाबेस के अंतर्गत जो अर्ली डायग्नोस है वो किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि 2000 जो है ट्राइबल जीनोम्स ले जाएंगे। टोटल 20+ ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी है जिनसे लिए जाएंगे अक्रॉस 17 डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे कैंप में देख सकते हो, कैंप में जा जाके जो है ऐसे सैंपल्स लिए जाएंगे। क्या काम रहने वाला है, सैंपल कलेक्शन होगा, उसका डेटा जो है एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद जो है जो जेनेटिक इंटरप्रिटेशन है उसको जो है की जाएंगी। और ये सारा का सारा काम जो है गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर का ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें 50% जो है वुमेन का पार्टिसिपेंट रहेगा, ऐसा कुछ कहना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना कि 50% वुमेन का पार्टिसिपेंट होगा तो 50% जो है मेल का पार्टिसिपेंट भी रहेगा। तो वुमेन का पार्टिसिपेंट बराबर रहे, इसी के लिए जो है ये चीज़ साफ साफ लिख दी गई है। उसके साथ ही बोला गया है कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, जैसे कि जो 18+ के जो हेल्दी इंडिविजुअल रहेंगे वो इसके लिए एलिजिबल है, जिसको कोई भी ब्लड ऑर्डर जो है डिसऑर्डर नहीं हो, ठीक है, तो वो एलिजिबल है इसके अंतर्गत। और एक चीज़ और ध्यान देनी है इसमें कि पेरेंट्स और दोनों चाइल्ड के जो है डेटा लिया जाएगा। चाइल्ड मतलब जो 18+ होगा उन्हीं का, ऐसा नहीं कि बच्चा को 10 साल का उसका डेटा लिया जाएगा। जीनोम ट्रायल्स के अंतर्गत जो चाइल्ड है उसका और बोथ द पेरेंट का जो है सैंपल लिया जाएगा और उसके अंतर्गत जो है हेराट्री ट्रैकिंग की जाएंगी, ठीक है। तो कैसे जो है वो जीनोम चेंज होते हुए आया है वो सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत देखी जाएंगी। इन सिंपल वर्ड्स देखें तो ये बस एक तरह का डेटाबेस बनने वाला है जिसके अंतर्गत जो भी जेनेटिक बीमारी होती है ट्राइबल्स को, उसको जो है इकट्ठा किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा और उसको अर्ली डायग्नोसिस के लिए रोका जाएगा, उसके लिए मेडिसिन ये सब बनाई जाएंगी। ये पूरा का पूरा प्लान है गुजरात का, जो गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में। बड़े तो एक लाइसेंस आ रहा है एग्जीम पी एक तरह का फिनटेक कंपनी है जो कि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है। ये एग्जीम पी और एग्जीम बैंक के ऊपर कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। एग्जीम बैंक क्या है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है और ये अलग ही एंटिटी है, ठीक है। और ये एग्जीम पी जो है एक अलग प्राइवेट कंपनी है जो कि एक फिनटेक कंपनी है। इसको अभी के टाइम पे पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बाय दी आरबीआई से लाइसेंस मिला है कि अब वो पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकता है फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पेमेंट के लिए, ठीक है। तो पेमेंट एग्रीगेटर क्या रहता है, एक तरह से डिजिटल मान सकते हो कैशियर होता है जो कि पैसे लेने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि अमेजोन में जब आप पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट आपका एक्सेप्ट करने का काम जो है पेमेंट एग्रीगेटर का ही रहता है। तो वो तो हमने डोमेस्टिक पेमेंट कर ली, लेकिन अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो अब एग्जाम पी भी इसका पार्टनर बन चुका है। और इसके बारे में जो है इसका जो भी लाइसेंस दिया गया है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। कुछ और चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है कि अभी के टाइम पे जो है इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब क्या, अभी इनको देखा जाएगा कि कैसे काम करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो है इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दी जाएंगी फाइनली बाद में, ठीक है। 1 साल 6 महीने कब भी दे सकते हैं आरबीआई, बट अभी के टाइम पे इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल देके जो है इनका जो वर्किंग है वो देखा जाएगा। उसके बाद में जो है इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दी जाएंगी। कुछ अलग और भी देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल के अंतर्गत है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लाइसेंस के तौर पे। तो आपको एक तो स्काइडो मिलेगा, उसके साथ ब्रिक पे मिलेगा, उसके साथ पेपाल, उसके बाद वीस, ये सारे भी अभी के टाइम पे जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल के तौर पे चल रहा है और फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। अब कुछ कंपनी वो देख लेते हैं जो कि फाइनल अप्रूवल मिल गया है, जैसे कि कैश फ्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैश फ्री जो है पहली स्टार्टअप थी जिसको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला था क्रॉस बॉर्डर के लिए 2024 में इसको लाइसेंस मिला गया था। और इसके बाद बाकी डिफरेंट कंपनीज और भी आ गई, जैसे कि एड्रीन जो है एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, उसमें इंडिया का भी कुछ पार्ट है, फिनटेक कंपनी टाइप है, तो उसके वो है। उसके बाद अमेजॉन इंडिया है, अमेजॉन पे इंडिया, बिल्डेक्स, पे10, वाइल्ड लाइफ, ई पेमेंट, ये सारे जो है आपको कंपनीज मिलने वाली है जिसको फुल आरबीआई का जो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस है ये मिला गया। कितने कंपनीज है, 1 2 3
4, 5, 6, ठीक है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कितने कंपनीज को जो है अब तक लाइसेंस मिला है पेमेंट एग्रीगेटर का, ये पूछा जाता है। तो अब ये पूछा जाएगा, तो अभी के टाइम पे अगर एग्जाम आपका कल हो तो अभी के टाइम पे 7 है, बाद में और ऐड हो सकता है जब आपका एग्जाम हो, लेकिन अभी के टाइम पे 7 है, ये चीज़ ध्यान देना। और जो लेटेस्ट है वो एग्जीम पी है, एग्जाम नहीं सॉरी एग्जीम पी है, और जो पहला था वो कैश फ्री है। ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, एग्जामिनर आपको ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है अंदर से, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है, तभी जो है आंसर दे पाओगे एग्जाम में जाके। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि सेबी का न्यूज़ है और सेबी का न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए भी, और समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने ट्राई किया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाया जाए पीडीएफ में भी, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है सेटलमेंट स्कीम फॉर वेंचर कैपिटल फंड्स, जो कि अपना फंड्स अब तक एंड नहीं किया है, ठीक है, लिक्विडिटी पीरियड उनका एंड हो गया, तब भी उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो बंद नहीं किया है, तो उनके लिए एक सेटलमेंट स्कीम लॉन्च किया गया है। ये सेटलमेंट स्कीम जो है जुलाई 21, 2025 से लेके जनवरी 19, 2026 तक चलने वाली है। अब पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वर्चुअल कैपिटल फंड होता क्या है। वर्चुअल कैपिटल फंड ये वो फंड्स होते हैं जो कि अर्ली स्टार्टअप पे पैसा लगाते हैं, और अर्ली स्टार्टअप पे पैसा लगाने के लिए इनको पैसे तो चाहिए होंगे ना, तो उसके लिए वो इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं। अब इन्वेस्टर से पैसा उठाने से पहले इनको सेबी के पास जाकर रजिस्ट्री करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सेबी से रजिस्टर्ड होंगे तभी जो है ये VCF जो है अर्ली जो स्टार्टअप्स है, जैसे मान लेते जोमेटो जब अर्ली स्टार्टअप था तो वहां पे पैसे लगा सकते हैं, और इनको भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, वर्चुअल कैपिटल फंड को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये वहां से पैसे उठाते हैं, उसके लिए जो है सेबी से जो है अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो नॉर्मल इन्वेस्टर्स आप और हम नहीं हो सकते, क्योंकि इसके जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मिनिमम 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो वो जो है VCF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब VCF क्या रहता है, VCF का काम रहता है कि कुछ 8 से 10 साल तक ही काम करना, स्टार्टअप पे पैसे लगाए, 8 से 10 साल काम किया, स्टार्टअप को जब प्रॉफिट होगा, स्टार्टअप अगर प्रॉफिट होगा तो VCF का जो शेयर का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, और VCF का जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा उसके बाद 10 साल बाद या 8 साल बाद जो भी VCF है उसको अपना क्लोज करना पड़ता है ऑपरेशन, और उसका जो भी पैसा है वो इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है। ये पूरा का पूरा रूल होता है सेबी की तरफ से। और सेबी ने एक और चीज बोली थी 2012 में कि जितने भी VCF है इनको जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 के अंतर्गत लाया जाए, और ये जो है जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का जो नॉर्म्स है वो फॉलो करे। लेकिन कुछ VCF है जो अब तक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बने नहीं है, और कुछ VCF ऐसे हैं जो कि पैसा लेके बैठ गए हैं और 10 साल से ज़्यादा हो गए तब भी पैसा लेके बैठ गए हैं और बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर को जो है पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सेबी ने क्या बोला कि हम जो है आपको एक सेकंड चांस दे रहे हैं, अगर आपको बिजनेस बंद करवाना है तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, जुलाई 31, 2025 से लेकर जनवरी 19, 2026 तक। इस समय जो भी आपका ऑपरेशन है वो पूरा का पूरा क्लोज करो, और जो भी पैसा है वो इन्वेस्टर्स को लौटा दो, और जो भी आपने गलती की है, जितने साल तक जो आपने गलती की है उसके लिए एक फिक्स अमाउंट मनी रख दी गई है बाय सेबी, ठीक है। इसके अंतर्गत हेल्प करेगा जो भी VCF है कि अपना जो भी सेटलमेंट है वो सेबी के साथ कर पाए, एक सेकंड चांस दिया है बाय द सेबी। और इसके अंदर बोला है कि जो फंड टर्नओवर है वो अगर एक्सपायर हो गया तब कर सकता है, अगर जो स्कीम है वो अभी तक इन्होंने पूरा पैसा लौटाया नहीं है तब कर सकता है, या तो जो अनयूटिलाइज इन्वेस्टमेंट है तब कर सकता है, या तो वो माइग्रेट अब तक किए नहीं होंगे जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेजिम है उसके अंदर तब भी कर सकता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया कब कब कर सकता है। अब हम एक चीज़ बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा हम उसको देखते हैं। बाकी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दी है, PDF के थ्रू पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। और बाकी बात करते हैं कितना पैसा इनको देना पड़ेगा। तो इनको एक फिक्स अमाउंट 25,000 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और अगर डिले कर दिया सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको सही टाइम पे पैसा नहीं दिया है, और या तो मैं बात करूं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 2012 में ही बनना था और अब तक जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कन्वर्ट नहीं किया, जो भी ओल्ड VCF थे वो, तो उनके लिए जो है 1 लाख रुपये करके पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अगर डिले हो गया 1 साल तक तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, और उसके बाद 50,000 रुपये करके हर एक साल में लगती रहेगी। मान लेते 2012 से जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बना नहीं है, या तो 2012 से जो है इन्वेस्टर्स को पैसे दिए नहीं है, VCF जो है बंद हो जाना चाहिए 2012 में, लेकिन इन्वेस्टर्स को अब तक पैसे नहीं मिले और VCF जो है अब तक पैसा खा के बैठा हुआ है। तो उस केस में 1 लाख, एक तो पहले 25,000 रुपये देने पड़ेंगे प्लस GST जो कि 18% होगा, उसके बाद जो है 1 लाख रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद जो है 50 मल्टीप्लाई बाय 10 साल तक अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है हमारा कितना 5 लाख ना। तो टोटल जो है ये अमाउंट जो है सेबी को देना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ और भी अमाउंट देने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट बाकी है
इसको। तो इसमें जो भी पैसा है ये सब कुछ जो है जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है या जो स्पॉन्सर्स हैं उनको देना पड़ेगा, ना कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देना पड़ेगा। ऐसा सेबी ने साफ साफ बोल दिया गया है। नहीं तो से जो कंपनीज है वो इन्वेस्टर को जा सकते हैं कि आप जो है हमें पैसा दो, हम बाद में फिर जो भी ये पेमेंट है वो करें। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है और जो स्पॉन्सर्स हैं उन्हीं को जो है ये पैसे देने हैं। उसके साथ सेबी जो है कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकती है जो भी फंड जो भी अपना बिजनेस है वो प्रॉपर क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। अगर बात करें बैंक के साथ ही टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन की, तो आप टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन और इवन वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हो। 349 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, आपको लेना है तो ले लेना। नहीं चलते अवार्ड के ऊपर बढ़ते हैं। तो कलिंगा, हाँ अगर मैं बात करूँ 349 में आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे माइंड मैपिंग फॉर्म में। इसमें एग्जाम पीडीएफ, आरबीआई सर्कुलर सब कुछ इंक्लूड है। वन पैकेज है, इसके अंदर क्विज भी इंक्लूड है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आपने अगर 349 रुपीज़ ले लिया तो आपका सारा तैयारी हो जाएगा ईजीएस्ट फॉर्म में। नहीं चलते कलिंगा रत्ना अवार्ड के बारे में बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया गया था धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, यूनियन मिनिस्टर है, एजुकेशनल मिनिस्टर हैं। तो इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। और ये अभी जो 60 एनिवर्सरी हो रही थी साराला दास उड़ीसा में, उसी टाइम जो है ये अवार्ड दिया था। कारण कि इन्होंने जो एजुकेशन लिटरेसी, एक मिनट रुकना है यार, ये जहाज मेरे इधर थोड़ा फ्लाइंग का इशू है, ये बहुत आवाज़ करेगा, 1 मिनट देना मेरे को बस। देख रहे हो कितना आवाज़ है, डिफेंस के एयरक्राफ्ट है इसकी वजह। चलो आगे बढ़ता है। दी अवार्ड, इनको अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन, लिटरेचर, कल्चरल, उसके साथ जो पब्लिक सर्विस है इसमें अच्छा काम किया है, इसके से इनको अवार्ड दिया है। अब सरला दास के बारे में बात करें तो ये जो है उड़ीसा की जो है एक तरह से पोएट थी, फेमस पोएट थी। और उड़ीसा महाभारता भी बोला जाता है इनको, ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान दे देना। अदर्स अवार्ड के बारे में बात करें तो सरला सम्मान अवार्ड भी दिया गया है विजया नायक को, और ये उड़ीसा शॉर्ट स्टोरी के लिए इनको अवार्ड दिया गया। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मैजिक स्किल अवार्ड, जो कि इंटरनेशनल हॉकी फाउंडेशन देता है। पॉलीग्रेस मैजिक स्किल अवार्ड जो इंटरनेशनल हॉकी फाउंडेशन देता है, ये दीपिका शेखावत को मिला है, ठीक है। और ये इंडिया की जो हॉकी टीम है इधर से खेलती है। और अवार्ड देने का कारण क्या है कि इनका जो मोस्ट स्किलफुल और क्रिएटिव प्ले है उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और ये ग्लोबल फैन वोट के थ्रू अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जितने भी लोग हैं ग्लोबली वो जो है वोट करते हैं उसके बेस पे ये अवार्ड दिया जाता है। और दीपिका को क्यों अवार्ड दिया गया है कि इन्होंने जो सोलो गोल मारा था अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 नेदरलैंड के ऊपर, तो उसी के ऊपर जो है वोट्स मिले थे और उसी के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया है। अगर बात करें मेंस कैटेगरी, ये तो वुमेंस कैटेगरी बात की, अगर मेंस कैटेगरी बात करें तो विक्टर को ये अवार्ड दिया गया। ये भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, ये वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये नेपाल का अवार्ड है और नेपाल का जो हिम बहादुर माला अवार्ड 2080 है काठमांडू नेपाल में। जो चीफ जस्टिस, एक मिनट, ये मैंने कुछ गलती कर दी क्या मैंने, नहीं सही है। चीफ जस्टिस जो प्रकाश मन सिंह हैं इनके द्वारा दिया गया है कल्याण जी को, जो कि अभी टाइम पे नेपाल के 25th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये पूछने का चांस बहुत कम है, तब एक बार गो थ्रू कर लेना। अब स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो अभी एक इवेंट हो रहा था फ्रांस में, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2025, जिसमें आपको हरि कृष्णन जो मिलेंगे वो 4th नंबर में अपना फिनिश किया है चेस का गेम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन्होंने 4th नंबर फिनिश किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो है 87 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। क्या नाम है, हरि कृष्णन, जो कि चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं। ये 87 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में ये 32 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर बनने की एक क्राइटेरिया होती है, आपको यूरो रेटिंग के बारे में बताओ, ELO रेटिंग के बारे में, यूरो रेटिंग नहीं, चलो इसका फुल फॉर्म बताओ यार, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बताओ, ठीक है। तो ये जो रेटिंग है इसके लिए मेंस के लिए जो है मिनिमम स्कोर जो रहता है वो 2500 रहता है, और फीमेल के लिए जो स्कोर रहता है वो 2300 होता है। और इसके साथ ही जो है 3 जो है GM नॉर्म्स रहते हैं वो कवर करने पड़ते हैं, तब जो है ये अवार्ड मिलता है। तो अभी जो ये इवेंट हो रहा था, अभी जो फ्रांस में जो इवेंट हो रहा था, यहाँ पे देखोगे तो इन जो ये हरि कृष्णन जी हैं, ये फिनिश तो 4th किए थे, लेकिन जो सारे के सारे जो GM नॉर्म्स है, ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स हैं, वो कवर कर दिया, जिसकी वजह से इनको 87 GM बनाया गया है चेस का,
अगर बात करें फर्स्ट नंबर पे जो है आपको विश्वनाथन मिलने वाला है मेल की तरफ से, और फीमेल में जो है आपको हम्पी मिलने वाला है। तो ये दो नाम भी आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। जो रेटिंग है फीमेल के लिए 2300 है, मेल के लिए मिनिमम रेटिंग 2500 है, और 3 GM नॉर्म्स होने पड़ते तब जो है ये ग्रैंड मास्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर के साथ और भी बहुत सारे कैटेगरीज रहती है, बट एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको छोड़ते हुए चलो, कोई नहीं पूछेगा वो। नेक्स्ट चलते हैं विमिल्टन चैंपियनशिप। अभी 138 विमिल्टन चैंपियनशिप हो रही थी, जिसमें जेनिक सिनर जो मेन सिंगल से यहाँ से जीते थे, और ऊपर से जो याद रखना आपको एक और चीज़, जो वुमेन सिंगल थे वो एगा साइटेक जो थे ये जीते थे टेनिस में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो भी आपको याद रखना है कि विमिल्टन जो है सबसे ओल्ड टेनिस ग्रैंड स्लैम है। तो ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करें तो ग्रैंड स्लैम जो है टोटल 4 तरह के होते हैं। एक होता है US ग्रैंड स्लैम, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, एक होता है US ग्रैंड स्लैम, एक होता है फ्रांस ग्रैंड स्लैम, एक होता है वर्मिंडन ग्रैंड स्लैम। तो वर्मिंडन वाला जो है UK में होता है, और ये एक तरह का आउटकोट ग्रास में खेला जाता है इसको। ठीक है, तो इसको ग्रास में खेला जाता है, ये चीज़ ध्यान देना। और इसके साथ जो भी पर्सन है वो व्हाइट कलर का जो है कपड़ा पहनते हैं। तो यहाँ पे 2 पर्सन देख सकते हो, ये दोनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। एक को कप दिया गया है और एक को कैप्टन अमेरिका का जो है थाल दिया है। ठीक है, तो इसके साथ 2-3 चीज़ें और ध्यान देनी है। ठीक है, क्या क्या कि ये फर्स्ट इटालियन बने हैं जो जेनिक सिनर थे, इटली से आते हैं। ये पहले इटालियन पर्सन बने हैं जिनको विमिल्टन मैन टाइटल मिला है। और जो ईगा स्वागत है स्वातिक पता नहीं फ्रांस पोलैंड में कैसे इसको प्रोनाउंस करते होंगे, तो इनको जो है पहली पॉलिश वुमेन है जिनको विमिल्टन टाइटल मिला है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ चीज़ें जैसे अदर्स विनर पढ़ सकते हो आप, जैसे डबल्स मैंस में कौन जीते हैं, वुमेन्स डबल्स में कौन जीते और मिक्स डबल्स में कौन जीते। टोटल मनी के बारे में बात करें तो 53.5 मिलियन यूरो देने की बात की गई थी, जिसमें से 3 ट्रिलियन जो है ईच दिए जाएंगे ये दोनों को, जिन्होंने एक तो कप पकड़े रखा है और एक कैप्टन अमेरिका जिसने थाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है फीफा कप वर्ल्ड कप 2025 जो कि USA में हुआ था। यहाँ पे चेल्सी जीती है, और चेल्सी के बारे में बात करें, चेल्सी ने जो है PSG को हराया है। ठीक है, तो ये इवेंट जो है USA में हो रहा था। और इसके साथ जो आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, जो फीफा कप वर्ल्ड कप है ये, इसमें जो है गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो पल्मर को मिला है। ठीक है, कोले पल्मर को मिला है, ये चीज़ ध्यान देना। और इसके साथ जो प्राइज मनी है वो रखी गई थी 1 मिलियन US$। कभी प्राइज मनी पूछ दिया जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा डेली करंट अफेयर्स खत्म हो गया। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है वो तो इंटरनेशनली खेला जाता है, और वैसे ही एक फीफा का कप का भी मैच होता है जहाँ पे फीफा क्लब का मैच होता है, जहाँ पे जो क्लब के जो टीम्स होते हैं वो एक साथ खेलते हैं। तो ये भी USA में हो रहा था जहाँ पे चेल्सी जीती है, चेल्सी फुटबॉल कप जीती है। ये हो गया हमारा पूरा डेली करंट अफेयर्स खत्म 18 जुलाई का। PDF के बारे में बात करें तो PDF आपको मिल जाएगा बैंकिंग साइड टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सब्सक्राइब चैनल। बाकी हम कल मिलते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाय।